हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार बता देंगे ऑडिबल हूं मैं, विजिबल हूं? वेलकम एवरीवन। काफी सारे बच्चे पहली बार देख रहे होंगे, काफी सारे बच्चे जानते होंगे पहले से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, टॉट की पहली क्लास मान लो, है ना? जो पहले पढ़ा था भूल जाओ। नए से शुरुआत करेंगे, शुरुआत से शुरुआत करेंगे। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 1-2 मिनट का और समय देते हैं बच्चों को जो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ज्वाइन करने में, फिर स्टार्ट करेंगे टॉट से। बहुत शानदार सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट भी है। सर पहले पढ़े ही कहाँ थे? अच्छा, पढ़े नहीं थे पहले। चलो, मेरे हिसाब से 1-2 क्लास हुई थी शायद आपकी, तो मज़ा नहीं आया बच्चों को। ठीक है, टॉट में अप्रॉक्स कितना टाइम लगेगा? 15 क्लास यार, है ना? वेलकम उज्जवल जी, निशंक सर नमस्ते। स्टार्टिंग से आप ही करवाइएगा। स्टार्टिंग से करूँगा बेटा, कोई नहीं हरीश जी, यहाँ पर आएगा मज़ा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, एक ही बात है यार, अगर देखो पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है। कोई सब्जेक्ट होता है ड्राई, कोई टॉपिक ड्राई होता है, टॉट उनमें से एक नहीं है ना? टॉट तो आईपीसी जितना मज़ेदार है, तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। किस किस स्टेट में आता है टॉट? दिल्ली में आता है, यूपी में आता है, बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उत्तराखंड में आता है, उसके अलावा गुजरात में नहीं आता, ठीक है, हरियाणा में भी शायद नहीं आता। हरियाणा में मुझे जितना याद आ रहा है टॉट नहीं आता। तो यूपी बिहार उत्तराखंड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, दिल्ली वालों के लिए भी है। प्री में टॉट जो है सिर्फ बिहार में आता है, उसके अलावा नहीं आता, ठीक है? तो प्री स्पेसिफिक ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जो हमारे एलएलबी एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, एलएलएम एंट्रेंस के, एलएलबी एंट्रेंस के, उसमें टॉट आता है अच्छा खासा, वो हमें देने नहीं है, लेकिन टॉट में नॉलेज होनी चाहिए। थैंक यू उज्जवल जी, इसमें भी आएगा। सब ब्रीफ में पढ़ाइएगा। हाँ यार, ब्रीफ में ही पढ़ाऊंगा। अगर देखो, पीएचडी तो आपको भी नहीं करनी ना मुझे करवानी, ठीक है? मेरी चल रही है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कोई बिहार में ऑप्शनल पेपर है बेटा, लेकिन प्री में तो है ही ना। प्री में ऑप्शनल नहीं है, जूली बिल्कुल सही बात है, बिहार में ऑप्शनल पेपर है और टॉट चूज कर लेना चाहिए। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, लिखने के लिए बहुत सारा होता है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही कराऊंगा शालिनी, बिल्कुल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा। थोड़ा प्रीलिम्स, जो बिहार वाले बच्चे हैं उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे कि प्रीलिम्स का ना पता होने, तो दोनों पॉइंट में बता दूंगा क्या प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है या फिर यार हरियाणा में नहीं आता अनु मेरे हिसाब से ना, बिल्कुल यूपी मेंस में आता है, ठीक है? चलो स्टार्ट करें फिर क्लास। कोई डाउट हो तो क्लास के बाद में मैं रुकता हूं, हमेशा आपको पता ही होगा। जो स्टूडेंट्स पुराने, जिन्हें नहीं पता, समझ में आ जाएगा 1-2 दिन में कि कैसे कैसे रहता है। तो यहाँ पर क्लास के बाद में जब क्लास खत्म हो जाएगी, मैं 5-10 मिनट रुकूंगा। ऑब्वियसली जब टॉपिक खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से जितना पढ़ना होगा, फिर आगे चलेंगे। चलो, तो बेसिकली टॉट है क्या? हम टॉट पढ़ क्यों रहे हैं? टॉट एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर हमें बेरेक्ट क्यों नहीं देखने को मिलता? मैं यहाँ पर बेरेक्ट की जगह अपने नोट्स क्यों लेकर आया हूँ? क्यों मैं यहाँ पर आपको नोट्स से पढ़ाने वाला हूँ? क्यों मैं यहाँ पर बेरेक्ट लेकर नहीं आया कि सिंपली जैसे आईपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, बेरेक्ट खोला, एक एक वर्ड समझा और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और चीजें पढ़नी होती है। पीडीएफ से भी पढ़ाऊंगा बेटा और वैसे भी पढ़ाऊंगा, दोनों तरह से पढ़ाऊंगा रजनी, है ना? क्योंकि ये हमें समझना जरूरी है। पीडीएफ क्यों जरूरी है, उसके पीछे कारण क्या है? मेंस का सब्जेक्ट है, आंसर लिखना पड़ेगा। अब आपके पास कोई टॉपिक नहीं है लिखने के लिए, आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, एग्जाम में क्या लिखोगी? नहीं पढ़ोगी, है ना? तो बेटा बिल्कुल पीपीटी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? यही मिलेगी, ठीक है? तो मैं मोस्टली सारे सब्जेक्ट जो है पीडीएफ नोट्स हमेशा देता हूँ, ज्यादातर कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब आप देखें तो मैंने जिस पीडीएफ से पढ़ाया है, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, क्रक्स मिलते हैं, दैट्स डेफिनेट मिलते हैं, लेकिन जिससे आपने पढ़ा है वही नोट्स अगर आपको मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहता है ना? तो दोनों से पढ़ाऊंगा।
स्क्रीन की लाइट हाई है सर, पीडीएफ क्लियर नहीं हो रही। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। चलो अब हो जाएगी, है ना। अगर और कुछ हो तो बता देना, कर लेंगे। चलो सबसे पहले बेसिक से समझते हैं टॉट जरूरी क्यों है और टॉट होता क्या है ना। तो सबसे पहला यहां पर टॉट की बात आती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपसे। यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर ए को चपत मारा, मैंने मिस्टर ए को एक चपत मारा, वो मेरे अगेंस्ट क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, काफी बच्चों का बीएनएस हो गया होगा या बेसिक आइडिया तो होगा ही होगा कि मुझे वो जेल पहुंचा सकते हैं। कहां पर पहुंचाएंगे, पहले आईपीसी के अंदर पहुंचा सकते थे और अब वो पहुंचाएंगे मुझे बीएनएस के अंदर। कौन कौन से यहां पर लगा सकते हैं, असॉल्ट लगा सकते हैं, फिर यहां पर मेरे ऊपर वो लगा सकते हैं हर्ट का लगा सकते हैं, मेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स का लगा सकते हैं कि मैंने क्रिमिनल फोर्स यूज करा है उनके ऊपर। ये सारे सेक्शंस मेरे ऊपर लगा सकते हैं कि इन्होंने मेरे चपत मारा है और मुझे यहां पर वो क्या करवाएंगे, मुझे यहां पर वो जेल भिजवा देंगे। मुझे जेल हो गई यहां पर 1 साल की कि मैंने उनके चपत मारा, एक नहीं मारा था 2-3 मारे थे, ठीक है। 1 साल की मुझे जेल हो गई। अब मुझे जेल होने से क्या उनका यहां पर सारे उद्देश्य पूरे हो गए, क्या मुझे जेल भेजने से उनका सारा काम पूरा हो गया कि ये व्यक्ति जेल गया और यहां पर उनको कोई बेनिफिट हुआ, नहीं हुआ। दूसरे केस में यहां पर मैं उन्हें डिफेम करता हूं, मैं उन्हें डिफेम कर देता हूं, जिसे डिफेमेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, मानहानि। मैं उनके खिलाफ मानहानि कर देता हूं। मैं यहां पर अखबार में एक राइटर हूं, मैं उनके अखबार में अपने अखबार में छाप देता हूं कि मिस्टर ए जो हैं एक चोर आदमी है और उन्होंने कई 100 रुपए का, कई 1000 रुपए का, कई लाख रुपए का उन्होंने यहाँ घोटाला करा है, सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैंने यहाँ पर उनका डेफेमेशन करा, मानहानि करी। उस कंडीशन में यहां पर वो मुझे क्या कराएंगे, आईपीसी के अंदर या फिर बीएनएस के अंदर मुझे वो यहां पर करा सकते हैं जेल, मुझे वो यहां पर करा देंगे जेल। लेकिन जेल कराने से जो मिस्टर ए हैं उनकी जो एक बार को मेंटल सेटिस्फेक्शन, हम कह सकते हैं कि वो तो मेंटल सेटिस्फेक्शन आ गया उनके दिमाग में कि इस व्यक्ति को मैंने यहां पर 1 साल की जेल करा दी, अब ये व्यक्ति 1 साल जेल में रहेगा। लेकिन क्या उन्हें कहीं से कहीं तक कोई पैसा मिल रहा है, कहीं से कहीं तक कोई बेनिफिट हो रहा है, कुछ पैसा उन्हें, कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है। जो उनका यहां पर लॉस हुआ, जो उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा, उन्हें कहीं से उसकी भरपाई मिल रही है, कंपनसेशन मिल रहा है, डैमेजेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। उन्हें यहां पर कोई भी डैमेजेस, कंपनसेशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा, होने नहीं हो रहा। जो मुझे नुकसान हुआ, मेरी यहां पर 1 लाख रुपए की डील होने वाली थी अगले दिन, लेकिन 1 लाख रुपए की डील नहीं हो पाई क्योंकि अखबार में ऐसा आर्टिकल छपा कि मैं यहां पर एक ट्रस्टेड व्यक्ति नहीं हूं। तो यहां पर जो मेरी बिजनेस था उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट आया, मेरा 1 लाख रुपए का अगले दिन ही लॉस हो गया और लॉन्ग टर्म में मेरा 10 लाख रुपए का लॉस हो गया। वो 10 लाख रुपए कौन भरेगा? सिर्फ जेल जाने से क्या मेरे 10 लाख रुपए यहां पर निकल रहे हैं? क्या मेरे 10 लाख रुपए वापस आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो उसी लिए यहां पर एक टॉट भी, मतलब एक नया लॉ, एक नई रेमेडी, जहां पर हमने सिविल केसेस फाइल करने की सोची। अब सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में क्या फर्क है? यहां पर अगर जनरल डिफरेंस लूं मैं, तो डेफेमेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहां पर डेफेमेशन सूट फाइल करा, केस फाइल करा, सिविल में भी और यहां पर मैंने क्रिमिनल में भी। क्रिमिनल में यहां पर मुझे रेमेडी मिल रही है कि उस व्यक्ति को मैं जेल भिजवा सकता हूं, लेकिन सिविल में हमेशा यहां पर जब हम सीपीसी पढ़ते हैं, यहां पर हम सेक्शन 9 पढ़ते हैं, गेटवे ऑफ सीपीसी, जहां पर हम सूट ऑफ सिविल नेचर देखते हैं। तो सिविल नेचर में आपको क्या पढ़ाया जाता है? सिविल नेचर में यह पढ़ाया जाता है कि जहां पर भी मनी इन्वॉल्व हो जाए, मॉनेटरी बेनिफिट इन्वॉल्व हो जाए, पैसा इन्वॉल्व हो जाए, उसे हम सिविल सूट कह देंगे, उसे हम सिविल नेचर का भी सूट कह देंगे, चाहे उसमें कुछ और रिलीजियस, सोशल रिलीजियस कोई भी मैटर डिसाइड हो रहा हो, लेकिन जिसके अंदर हम यहां पर पैसे की बात आ जाए। जैसे ही पैसा आया वो मामला जो है क्या हो जाएगा? सिविल हो जाएगा। पैसा आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए, उस कंडीशन में उसे कह सकते हैं कि एक ये सिविल सूट बन गया। तो टॉट क्या है? एक सिविल सूट है। अब एक आपके मन में सवाल आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक को चपत मारा था, क्या ए यहां पर आईपीसी के अंदर भी जा सकता है, बीएनएस के अंदर भी जा सकता है, और साथ ही साथ यहां पर टॉट के अंदर भी जा सकता है, या फिर यहां पर सिर्फ और सिर्फ
वो या तो आईपीसी में, मतलब कुल मिलाकर अगर मैं कहूं यहां पर एंड वर्ड यूज होगा या और वर्ड यूज होगा। एंड वर्ड का मतलब क्या है कि यहां पर बीएनएस में भी जा सकता है, टॉट में भी जा सकता है। और वर्ड का मतलब क्या है, या तो तुम बीएनएस के अंदर चले जाओ या फिर यहां पर टॉट के अंदर चले जाओ, दोनों में नहीं जा सकते। तो यहां पर सिर्फ यहां पर एंड वर्ड सही होगा या और वर्ड सही होगा। ए इज फॉर एंड एंड बी इज फॉर और। आपके हिसाब से यहां पर एंड वर्ड यूज होना चाहिए या और वर्ड यूज होना चाहिए? यहां पर ऑप्शन ए सही है या बी सही है? अब ये क्वेश्चंस ना इंटरव्यू के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझने। वैसे तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर क्रिमिनल लॉ में और टॉट में क्या फर्क है, ऐसा नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है। बिल्कुल सही, यहाँ पर जवाब आ रहा है मोस्टली ऑप्शन बी की, सॉरी ऑप्शन ए एंड। ठीक है, यहां पर दोनों जगह जा सकता है, वो यहां पर बीएनएस के अंदर भी जा सकता है और टॉट के अंदर भी जा सकता है। मतलब मैंने उसे डिफेम करा तो वो मुझे जेल भी भिजवा सकता है और साथ ही साथ जेल भिजवाने के साथ साथ वो मुझसे पैसे भी ले सकता है। ऐसा नहीं है, दोनों में से एक ऑप्शन है, या तो जेल भिजवा दो या फिर पैसे ले लो, दोनों ही रेमेडी यहां पर हैं। क्यों? क्योंकि आईपीसी या बीएनएस जो है या क्रिमिनल लॉ जो है वो बिल्कुल अलग एक्सपेक्ट पे बात कर रहा है कि आपने यहाँ पर इंजरी पहुंचाई तो आपको यहाँ पर आपको जेल जाना पड़ेगा। एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, एक डेटरेंस थ्योरी है कि यहाँ पर जेल जाना पड़ेगा, तो आप किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, इंजरी मत पहुंचाइए, एक थ्योरी वो कहती है। सिविल लॉ की थ्योरी क्या कहती है कि यहाँ पर अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया तो आपको उसे कंपनसेट करना पड़ेगा, जो भी आपने नुकसान पहुंचाया उसे आपको उसके पैसे, जो भी उसका डैमेज हुआ है वो आपको उसे वापस करना पड़ेगा। जब भी आप दोनों इक्वल फुटिंग पाएंगे, जब भी हम कहेंगे कि लॉ के अंदर इक्वालिटी हो रही है। तो वहीं पर एक लॉ आया टॉट, जो हमें ये इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। सिविल लॉ की हमें इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है टॉट। अब आप कहेंगे सर सिविल लॉ के अंदर तो यहां पर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी था, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी है, फिर टीपीए भी है, फिर हमारे पास सोगा भी है, पार्टनरशिप भी है। ये सारे क्या हैं? हमारे सिविल लॉ के पार्ट हैं। तो ये सिविल लॉ तो हमें मेंशन कर ही ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के ही टीपीए पार्ट है, उसी का सोगा पार्ट है, उसी का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बात है, सब में कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है। तो उसी के सब पार्ट है कहीं ना कहीं सारे ये लॉ। तो वो लॉ तो था ही हमारे पास, तो उसमें हमारे पास हमें यहां पर टॉट की जरूरत क्या पड़ी? हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट था, दैट्स एनफ। व्हाई यहां पर हमने बात क्यों करी कि यहां पर एक अदर लॉ होना चाहिए, यहां पर टॉट का लॉ होना चाहिए। और दूसरी बात, टॉट का लॉ जो है हमारे यहां कोडिफाई क्यों नहीं है? कोडिफाई इन द सेंस यहां पर टॉट का लॉ हमें ये चीज क्यों मेंशन नहीं कर रहा कि यहां पर ये चीजें टॉट होंगी या फिर ये चीजें टॉट नहीं होंगी? यहां पर एक प्रॉपर बेरक्ट क्यों नहीं है, एक कानून क्यों नहीं बना हुआ टॉट का? चलिए, ये पहला सवाल आता है कि कानून क्यों नहीं बना हुआ टॉट का, यहां पर एक लिखित कानून क्यों नहीं है, बेरक्ट क्यों नहीं है? बहुत कम ऐसे लॉ है जिनके बेरक्ट नहीं है। यहां पर आपका मोस्टली स्टूडेंट का आईओएस हो चुका होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, है ना, तो उसका भी बेरक्ट नहीं है। समझ में आता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात है, वहां पर तो इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, बेरक्ट का कोई मतलब नहीं बनता। दैट मेक्स सेंस। एक और लॉ आता है उसमें जूरिस्प्रूडेंस, उसका भी बेरक्ट नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस का बेरक्ट कैसे हो सकता है? जूरिस्प्रूडेंस तो यह है कि वाई लॉ, लॉ क्यों, व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है, उसका जवाब दे रहा है। तो लॉ क्या है उसी को हम बेरक्ट में तो नहीं बता सकते, इसलिए इन सब्जेक्ट का लॉ बेरक्ट नहीं है। लेकिन टॉट का तो बेरक्ट हो सकता है ना। तो टॉट का बेरक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि टॉट एक डेवलपिंग लॉ है। आज तक कोई भी चीज डेफिनेट नहीं हुई है कि ये चीजें सिर्फ टॉट होंगी। टॉट डेवलप हो रहा है, यहां पर टॉट ऐसे डेवलप हो रहा है कि कोई भी ऐसी चीज जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आती या फिर यहां पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं कहलाती, लेकिन वहां पर वो सिविल रॉन्ग है। मतलब उसके बदले हम जेल नहीं भेज रहे, उसके बदले हमें पैसा चाहिए, उसके बदले हमें यहाँ पर डैमेजेस चाहिए, उसके बदले हमें कंपनसेशन चाहिए, उसके बदले वी रिक्वायर मनी। सब चीजें रिटर्न में मिलेंगी प्रवीण जी, है ना, घबराने की बात नहीं है। तो यहां पर कोई भी चीज यहां पर क्या नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, कोई भी लॉ यहां पर डिफाइंड नहीं है। इस वजह से यहां पर हमें देखने को मिलता है कि कभी भी लॉ ऑफ टॉट जो है वो कोडिफाई नहीं हो पाया। क्योंकि अगर हम किसी चीज को यहां पर बांध दें, जैसे बीएनएस बंधा हुआ है,
हमारा यहाँ पर BNS बंधा हुआ दिखता है, कैसे, या IPC अगर मैं बात करूं BNS की जगह, तो यहाँ पर IPC के अंदर नंबर ऑफ ऑफेंसेस मेंशन है। अब उसके अलावा ऑफेंसेस नहीं हो सकते, उसके अलावा अगर ऑफेंस बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से कानून बनाना पड़ेगा या फिर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पर कि ये भी आज से ऑफेंस हो जाएगा। जैसे BNS में सबसे पहली अमेंडमेंट जो होगी मेरे हिसाब से वो ये अमेंडमेंट होने वाली है कि यहाँ पर 377 का कोई विकल्प सेक्शन नहीं है, कोई यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन नहीं है, वो सेक्शन सबसे पहले ऐड करा जाएगा 377 का। तो यहाँ पर आपको सेक्शन मतलब एक एक्ट के अंदर यहां पर आपको एडिशन करना पड़ेगा या फिर आपको यहां पर सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, कोई चीज माइनस करनी पड़ेगी या फिर ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट कभी डिफाइन करा ही नहीं गया, लॉ ऑफ टॉर्ट कभी भी डिफाइन नहीं करा गया। अगर लॉ ऑफ टॉर्ट की डेफिनेशन हम देखें जो हमारे विद्वानों ने दी है तो डेफिनेशन ही कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है, और जो इंडियन लॉ भी लॉ ऑफ टॉर्ट को डिफाइन करता है वो लॉ ऑफ टॉर्ट की डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है। पहला क्वेश्चन जो मेंस के हिसाब से बनता है, डिफाइन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है वो डिफाइन करिए। तो यहाँ पर 3 डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो पहली भारतीय कानून के अंदर ही मेंशन कर रखी है, सेक्शन 2M ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या प्रोवाइड कर रहा है डेफिनेशन, टॉर्ट मीन्स, टॉर्ट का मतलब है एक सिविल रॉन्ग, मतलब यहां पर सिविल रॉन्ग के वर्ड से हमें पता चल रहा है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या उद्देश्य है, यहां पर टॉर्ट में क्या उद्देश्य है यहां पर टॉर्ट का, कि हमें पैसा चाहिए, यहां पर मनी इन्वॉल्व है, किसी भी तरीके की मनी या प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, कोई रिलीजियस राइट, कोई सोशल राइट इन्वॉल्व नहीं है। यहां पर सिविल रॉन्ग का मतलब हमें ये चीज बता रही है कि मनी इज इन्वॉल्व, मनी इज इन्वॉल्व मतलब यहाँ पर रेमेडी जो है वो पैसे के रूप में हमें मिलने वाली है, डैमेजेस के रूप में मिलने वाली है। दैट इज नॉट एक्सक्लूसिवली, एक ऐसा सिविल रॉन्ग है टॉर्ट जो, एक ऐसा सिविल रॉन्ग है टॉर्ट जो कि ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। टॉर्ट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जो कि ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। टॉर्ट का अर्थ एक सिविल नागरिक गलत कार्य है जो विशेष रूप से ना तो अनुबंध का उल्लेखन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है और ना ही विशेषतः ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है। टॉर्ट का अर्थ क्या है, टॉर्ट का मतलब क्या है, सिंपल सा एक सिविल कार्य है, सिविल रॉन्ग है जो ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। मतलब कोई भी चीज इंडियन लॉ में, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं, लिमिटेशन एक्ट ये कहना चाह रहा है कि कोई भी चीज जिसमें हमें पैसा चाहिए, जिसमें हमें मनी डैमेजेस चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, और वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और लॉ ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं आ रहा, वो हम टॉर्ट में लेकर जा सकते हैं। कोई भी चीज जिसमें आपको पैसा चाहिए लेकिन वो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आने वाला। अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन काफी बड़ा है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सोगा भी आता है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी आता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी आता है, TPA भी आता है, ठीक है। तो उससे तो हम काफी बड़ा समझ रहे हैं, उससे तो हम काफी अलग ले रहे हैं, उसमें काफी सारे लॉ इंक्लूड हो रहे हैं। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं आएगा, उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे टॉर्ट। पहली डेफिनेशन जो यहाँ पर इंडियन लेजिस्लेचर डिफाइन करता है, जो इंडिया में टॉर्ट को जिस तरीके से डिफाइन करा गया, ये तो हो गई बहुत सिंपल सी, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन। लेकिन जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, सैलमंड हो, विनफील्ड हो, बहुत बड़े यहाँ पर हमारे जूरिस्ट हैं, ये प्रोफेसर भी कहना बेकार होगा, यहाँ पर जूरिस्ट हैं हमारे ये, इन्होंने यहाँ पर टॉर्ट को और पहले डिफाइन करा। लिमिटेशन एक्ट में डिफाइन किया गया है, ये लिखना है बिल्कुल। जब भी टॉर्ट की डेफिनेशन पूछी जाएगी आपको ये 3 डेफिनेशन देनी है। सबसे पहले आप सैलमन की दीजिएगा, फिर विनफील्ड की दे दीजिएगा, और फिर यहाँ पर आप लिमिटेशन एक्ट की दीजिएगा कि इंडियन लॉ जो है वहां पर टॉर्ट की डेफिनेशन लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2M में दे रखी है। और ये सवाल लिमिटेशन एक्ट में भी बहुत पूछा था कि टॉर्ट कहाँ डिफाइन है, और जहां पर प्रीलिम्स में टॉर्ट आता है वहां पर बहुत बार पूछा आता है कि टॉर्ट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, तो सेक्शन 2M में दे रखी है लिमिटेशन एक्ट के। प्री स्पेसिफिक क्वेश्चन ये हो गया। अब यहाँ पर जो सैलमन है वो क्या कह रहे हैं डेफिनेशन के बारे में, टॉर्ट की डेफिनेशन के बारे में वो क्या कह रहे हैं वो समझते हैं।
टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, फिर से सेटलमेंट यही कह रहे हैं। अगर ये देखें तो ये जो दो डेफिनेशन है ये पहले आई है ना, उसके बाद ये डेफिनेशन आई, तो इन दोनों डेफिनेशन का जो समरी है, जो निचोड़ है, वो हमें देखने को मिलता है इंडियन लिमिटेशन एक्ट में। तो क्या कह रहा है, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। फिर से यहां पर ये कह रहे हैं कि टॉट जो है एक सिविल रॉन्ग है, यहां पर क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, क्राइम नहीं है। यहां पर हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा लेना है, मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, यहां पर किसी को जेल करवाना नहीं है। फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ, जिसकी रेमेडी यहां पर कॉमन लॉ है। अब आप कहेंगे सर ये कॉमन लॉ का क्या मतलब है, यहां पर ये कॉमन लॉ क्यों मेंशन कर रखा है। चलिए एक बात ये भी समझते हैं कि कॉमन लॉ का मतलब क्या है। किसी को पता है कॉमन लॉ का मतलब क्या है? कोई गैस करना चाहेगा कॉमन लॉ का मतलब क्या होता है? व्हाई द वर्ड कॉमन लॉ हैज बीन यूज्ड इन दिस सेक्शन। कॉमन लॉ का मतलब क्या है इन जनरल? यहां पर कॉमन लॉ का डेफिनेशन क्या है? अगर नहीं आती तो नो लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आती है तो यस लिख दो और गैस कर लो, है ना। चलो ठीक है, चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। क्या है, लेट्स डिस्कस कॉमन लॉ। क्यों वर्ड यहां पर यूज करा गया है, कैसे कॉमन लॉ यहां पर वर्ड यूज हो रहा है। एक आंसर मुझे काफी सही लगा। एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा, है ना। हाँ जी, यहाँ पर एक जवाब मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा नरेंद्र जी ने दिया है, ड्राइव्ड इन कॉमन कोर्ट्स इन यूके। यहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम है वहां से हम कॉमन कोर्ट्स थे वहां पर और उससे हम ड्राइव करा है। क्या है, इंडिया आजाद होता है 1947 में। उससे पहले हम पे जो राज करते थे वो यूनाइटेड किंगडम या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटेन या ब्रिटिश पीपल करते थे, है ना। ब्रिटेन यहाँ पर राज करता था। अब ब्रिटेन की जो यहाँ पर कह सकते हैं कानून व्यवस्था थी, अब से अब भी है थोड़ी तो, लेकिन अब से 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में 19 यहाँ पर 1901 1910 1920 के समय वहां पर दो तरीके की थी। एक कोर्ट तो होते थे जो स्टैट्यूटरी कोर्ट होते थे, जो स्टैट्यूट बने हुए थे। मतलब जैसे स्टैट्यू कौन से बने हुए हैं हमारे, बीएनएस बना हुआ है। स्टैट्यूट कौन से बने हुए हैं हमारे, बीएनएस बना हुआ है। तो अगर बीएनएस ने किसी ने कोई क्राइम करा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टैट्यूटरी कोर्ट में चले जाइए बीएनएस में कि मेरे यहाँ पर सेक्शन 63 के अंदर मेरे साथ क्राइम हुआ है, और यहाँ पर उसे पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। या फिर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक स्टैट्यूट है, उसके अंदर यहाँ पर सेक्शन 5 के अंदर उसने कुछ ब्रीच करा है, आप रेमेडी के अंदर कोर्ट के अंदर चले जाइए, स्टैट्यूटरी कोर्ट के पास चले जाइए। दूसरे कोर्ट क्या होते थे, यहाँ पर होते थे कॉमन कोर्ट्स। कॉमन कोर्ट्स क्या होते थे यहां पर कि जनरली क्या कानून होना चाहिए, क्या कानून होगा, यहां पर क्या कानून होना चाहिए, व्हाट लॉजिक सेज कि ये चीज सही है या गलत है, क्या लॉजिक कह रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहां पर कोई भी कानून, कोई भी लॉ बना हुआ नहीं होता था, जो कॉमन कोर्ट्स जजमेंट देते थे वो कानून बन जाता था। जो भी कॉमन कोर्ट जजमेंट देते थे वो कानून बन जाता था। जैसे अगर मैं बात करूं भारत के संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो भारत का संविधान हमारा क्या है, रिटन है, एक लिखित संविधान है। यहां पर हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 395 तक हमें आर्टिकल देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 395 तक हमें आर्टिकल देखने को मिलते हैं। इसमें लगभग यहाँ पर 100 आर्टिकल और ऐड करे जा चुके हैं, तो 450, सॉरी हाँ 100 आर्टिकल लगभग नहीं, 100 नहीं, ज्यादा मान लेते हैं 100 आर्टिकल, ठीक है। वैसे तो बहुत ज्यादा नंबर में अगर देखा जाए तो 100 आर्टिकल या अमेंडमेंट जो है हमारी 106 हो चुकी है। इतनी बार यहाँ पर फेरबदल हो चुकी है, कोई चीज सब्ट्रैक्ट करी गई, कोई चीज ऐड करी गई। लेकिन
वहीं पर अगर हम यूके में चले जाएं, यूनाइटेड किंगडम में चले जाएं, ब्रिटेन में चले जाएं, तो वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पर लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहां पर जो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया और कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया, तो वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान लिया जाता है। तो वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बस यहाँ पर कोर्ट के डिसीजन से कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया उससे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। एक निर्धारित जैसे बुक होती है, बेरेक्ट होता है, वहां पर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके आप नहीं खरीद के ला सकते कि ये यहाँ यूके का संविधान हो गया, ब्रिटेन का संविधान हो गया, क्योंकि कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि यहां पर ऐसे कोर्ट्स होंगे जो कॉमन लॉ को प्रीच करेंगे, जो कॉमन सेंस पे प्रीच करेंगे, वो कानून बनाएंगे कि क्या कॉमन सेंस कह रहा है कि ये सही है, ये गलत है, वो यहां पर कहलाए कॉमन कोड्स, कॉमन लॉ। वो यहां पर कहलाए कॉमन कोड्स, और वो जो लॉ बनाते थे उसे कहा जाने लगा कॉमन कोर्ट। जो वो यहां पर लॉ बनाते थे उसे कहने लगे कॉमन लॉ, और जो कोर्ट आम कानून को, जो नॉर्मल कानून है, जो सेंस, बेसिक सेंस कह रहा है, उसे यहां पर प्रीच करते थे, उसे बोलने लगे कॉमन कोर्ट। और यहीं से हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ मेंसरिया जो है वो निकल कर आती है बीएनएस के अंदर। जो इतनी बड़ी डिबेट है ना कि आईपीसी के अंदर मेंसरिया है या नहीं है, एमएच जॉर्ज का केस देखते हैं, जो यहाँ पर हम आर वर्सेस प्रिंस पढ़ते हैं, ये जो जजमेंट है ये एक्चुअली इसी उसके ऊपर है कि क्या कॉमन लॉ के ऊपर भी मेंसरिया अप्लाई होगी या नहीं होगी। अगर हम इतिहास ठीक से मेंसरिया का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक से मेंसरिया पढ़ेंगे, तो उसमें हमें आर वर्सेस प्रिंस जो है, और एक और आर वर्सेस कोई सा केस है, यहाँ पर क्या नाम है उसका, मेंसरिया पे एक और केस जो है, जो बाइगेमी वाला केस है, एक तो किडनैपिंग वाला है वो प्रिंस है, जो बाइगेमी वाला केस है उसके अंदर यही कहीं ना कहीं डिसाइड हुआ कि कॉमन लॉ के अंदर भी यहाँ पर मेंसरिया, द डॉक्ट्राइन ऑफ मेंसरिया एप्लीकेबल होती है नहीं होती। और फिर 1948 में एक एक्ट आता है, 1948 में एक एक्ट आता है यूके के अंदर, स्पेशली पार्लियामेंट पास करती है कि कॉमन लॉस के ऊपर भी डॉक्ट्राइन ऑफ मेंसरिया एप्लीकेबल होगी, और उसी को हम इंडिया में जब मेंसरिया लिखते हैं तो डिस्कस करते हैं, तो एक अलग से इफेक्ट डाल के लाती है ना। तो इसी वजह से सैंडमैन बोल रहे हैं कि टॉर्ट जो है एक सिविल रॉन्ग है, टॉर्ट जो है एक सिविल रॉन्ग है, यहां पर जो जिसकी रेमेडी कॉमन लॉ के अंदर दे रखी है। कॉमन लॉ के अंदर मतलब एक ऐसा लॉ जो रिटन नहीं है, एक ऐसा लॉ जो कोडिफाइड नहीं है, एक ऐसा लॉ जिसे हम स्टैच्यूट नहीं बोल सकते, जिसे हम स्टैच्यूट नहीं बोल सकते। इक्विटी के अकॉर्डिंग चलते हैं कॉमन कोर्ट्स, बिल्कुल सही बात है प्रगति, है ना। इक्विटी क्या कह रही है, समानता का अधिकार, बेसिक सेंस, बिल्कुल सही बात है ना। तो इक्विटी कोर्ट्स भी बोल देते हैं उसे, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर टॉर्ट जो है ब्रिटेन के अंदर भी स्टैच्यूट नहीं है, कोई चीज डिफाइंड नहीं है, इसलिए उसकी रेमेडी आपको कहां मिलेगी, कॉमन कोर्ट्स के अंदर मिलेगी। और कॉमन कोर्ट्स क्या प्रीच कर रहे हैं, कॉमन लॉ कर रहे हैं। तो टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ, यहां पर उसकी रेमेडी आपको कहां मिलने वाली है, कॉमन लॉ के अंदर मिलने वाली है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, यस और नो, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अगर यस तो ये बाय लिख देना, अगर नो तो एन लिख देना और फिर डाउट पूछ लेना है, ठीक है। लेकिन पार्टिसिपेट सब करेंगे, वाई लिख दो, एन लिख दो। रेगुलर सेशन जो है हमारे यही चलेंगे, वाई एन एन वाले, क्योंकि एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे फिर अगले पे चलेंगे। कोई फायदा नहीं है मैं पढ़ाया जाऊं आपको समझ में ना आए तो मजा नहीं आएगा उस चीज में ठीक है। तो जो समझ में आ जाए एक बार वाई 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 लिख देंगे, और जो डाउट है वो एक बार एन लिख देंगे, ठीक है। जिन्हें जिन्हें डाउट है सब पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मुझे सबके नाम भी याद हो जाएंगे थोड़े समय में, तो पर्सनल मेंटरशिप भी आपको थोड़ी बेहतर मिल पाएगी, ठीक है। कभी टेलीग्राम पे मैसेज करोगे तो रिप्लाई आ जाएगा। चलो ठीक है, और बता दीजिए, और बता दीजिए, और बता दीजिए। प्रवीण जी का सवाल है कि सर हम सिर्फ पीपीटी वाले चीजें याद करें या फिर आप डिक्टेट भी करेंगे। देखिए इसका जवाब मैं दे देता हूँ, ठीक है, अभी बताऊंगा। आदर्श जी क्लास के बाद में टेलीग्राम आईडी है ना। चलो तो सवाल जेन्युइन है कि आप जो ये बोल रहे हैं ये आप डिक्टेट भी करोगे या फिर जो पीपीटी में लिखा है बस उतना करें। प्रवीण जी 100% जितनी पीपीटी है
या जो भी ये मटेरियल मैं आपको दे रहा हूं, दैट्स एनफ। 100% ये बहुत है, उसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं वो आपके मैं फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए दे रहा हूं कि आपको एब्स्ट्रैक्ट में ना पता हो कुछ चीजें, कि बस याद कर लो कि ये कॉमन लॉ है, कैसे है ये ना पता हो। लॉ कभी भी पढ़ो तो उसका एक प्रश्न होता है, एक सवाल पूछना चाहिए, क्यों ये कानून बनाया गया, तो क्यों बनाया गया, जिसे हम कहते हैं मिस्चिफ रूल, है ना। हर कानून के पीछे एक मिस्चिफ होता है, तो अगर हमें क्यों पता है तो हम ज्यादा बेहतर कर लेंगे। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है हमेशा। अगर हम ज्यादा, मैं आपको मटेरियल पूरा यहां पर इतना दे सकता हूं जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जहां से मैंने पढ़ा है वहां पे मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन वो एग्जाम में आप नहीं लिख सकते और ना लिखना है। लिखोगे तो नंबर नेगेटिव में जाएंगे, पॉजिटिव में कभी नहीं जाएंगे। हमेशा लॉ उतना याद करना है जितना एग्जाम में रेलिवेंट रहना है। हमेशा लॉ उतना अपने पास होना चाहिए जितना एग्जाम में पूछा जा सकता है, और हमेशा लॉ उतना पढ़ना है कि आपको यहां पर कोई सवाल पूछ ले तो आपको उसका जवाब पता हो, आपको उसका मिसचीफ पता हो, है ना। तो बिल्कुल यहां पर आदित्य ने लिखा लॉजिक बिहाइंड लॉ। क्या लॉजिक था वो मैं आपको बताता चलूंगा, लेकिन ना मैं वो लिखवाऊंगा और ना मैं आपको लिखने दूंगा, क्योंकि वो एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये कॉमन लॉ क्यों कहला रहा है। आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी। ठीक है, लगभग बेटा 15 क्लास होंगी दिव्यांशु। ठीक है, चलो एक बार कॉमन लॉ समझ लेते हैं। एक बार रिक्वेस्ट आई है एक दो स्टूडेंट्स की, है ना, तो एक बार ये समझ लेते हैं कि कॉमन कोर्ट क्या है, कॉमन लॉ क्या है। तो कॉमन लॉ और कॉमन कोर्ट क्या है। अब हमारे भारत में अगर हम देखें तो एक तरह के कोर्ट होते हैं कि जो एक्ट बने हुए हैं, जैसे एक्ट क्या क्या बने हुए हैं, स्टैट्यूट जिन्हें हम कहते हैं, एक बीएनएस बना हुआ है, एक हमारा आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है। ये दो कानून बने हुए हैं, एक सिविल का एग्जाम्पल, एक क्रिमिनल का एग्जाम्पल। आपके अगेंस्ट यहां पर कोई क्राइम होता है, यहां पर आपके साथ असॉल्ट होता है, तो आप यहां पर कोर्ट में जा सकते हैं, यहां पर पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। यहां पर एक सिविल रॉन्ग होता है, कॉन्ट्रैक्ट करा आपने किसी व्यक्ति से, वो यहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, उसने तोड़ दिया, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर यहां पर डैमेजेस ले सकते हैं। एसआरए के अंदर स्पेशल रेमेडीज ले सकते हैं, जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रिसेशन, कैंसिलेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप यहां पर कहां जा सकते हैं, कोर्ट के अंदर। लेकिन ब्रिटेन में जो है, यहां पर क्या था, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित कानून का, स्टैट्यूट का इतना प्रचलन नहीं था कि हर चीज रिटर्न होनी चाहिए। यहां पर हर चीज रिटर्न होनी चाहिए ऐसा कोई कानून था नहीं, ऐसा कोई यहां पर फॉर्मेट था नहीं। तो उन्होंने ब्रिटेन के अंदर क्या करा, दो तरह के कोड बनाए, जिसमें एक कोड उन्होंने बनाया जिसे हम कहते हैं कॉमन कोड्स। अब कॉमन कोड्स का यहां पर काम क्या था कि कोई ऐसी चीज हो गई जो कानून के अंदर नहीं है, कोई ऐसा काम हो गया जो कानून के अंदर मेंशन नहीं कर रखा, स्टैट्यूट ने यहां पर नहीं कर रखा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे बीएनएस के अंदर यहां पर सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी का कोई हमें कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजन नहीं देखने को मिलता। मतलब एक लड़का, एक जिसकी उम्र 20 साल है, उसके साथ जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करा जाता है दूसरे पुरुष द्वारा, तो 1 जुलाई के बाद हमें यह देखने को मिलता है कि बिना उसकी कंसेंट के यहां पर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करा जा रहा है। तो अब यहां पर एफआईआर, बीएनएस के अंदर एफआईआर कौन से सेक्शन में फाइल करी जाए, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके कई मेरे पास मैसेज आए कि सर कौन से सेक्शन में एफआईआर फाइल करूं। ठीक है, तो एफआईआर का कोई सेक्शन प्रोवाइडेड ही नहीं है। एफआईआर का सेक्शन प्रोवाइडेड नहीं है, क्यों? क्योंकि रेप में सिर्फ वुमेन्स इंक्लूडेड हैं, मेंस तो इंक्लूडेड है नहीं। तो ये दिक्कत जो है ये आ रही है। अब ये कोर्ट के सामने भी आ रही है कि कोर्ट क्या करे उस कंडीशन में। यहां पर इस कंडीशन में कोर्ट क्या करे, कौन से सेक्शन में पनिश करे। इंडिया में तो पावर कहीं दे ही नहीं रखी कि अगर लॉ बना हुआ नहीं है तो आप अपने हिसाब से लॉ बनाकर कॉमन सेंस के हिसाब से लॉ आप बता दो कि ये लॉ होगा, उस हिसाब से पनिश कर दो। ये तो दिक्कत की बात हो गई उस कंडीशन में। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर कॉमन कोर्ट्स बनाए गए जो कॉमन लॉ बनाते थे। कॉमन लॉ क्या होता था, कॉमन सेंस बेस होता था कि ये चीज सही हुई है या ये चीज गलत हुई है। आपके साथ कुछ हुआ, कुछ गलत हुआ, आप कोर्ट में गए, कॉमन लॉ के कोर्ट में गए कि यहाँ पर कॉमन कोर्ट में गए कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, कानून बना हुआ या नहीं बना हुआ, कोर्ट ने देखा कि हाँ गलत हुआ है, आपको रेमेडी चाहिए थी, आपको रेमेडी प्रोवाइड करी, बात खत्म हो गई। तो जो कॉमन कोर्ट्स थे वो यहां पर बनाने लगे कॉमन लॉ।
कॉमन लॉ क्या है? एक कॉमन सेंस बेस लॉ है, एक कॉमन सेंस बेस लॉ है। और इसी वजह से यहां पर सेलमेंट कह रहे हैं कि यहां पर टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी आपको कॉमन लॉ के अंदर मिलेगी। तो कॉमन लॉ जो है उसे हम दो तरीके से कह सकते हैं, दैट इट इज अ लॉ विच इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। एक ऐसा कानून है जो कॉमन सेंस पे बेस्ड है, साथ ही साथ ये एक ऐसा कानून है जो रिटन नहीं है, विच इज नॉट रिटन या विच इज नॉट गिवन इन एनी स्टैट्यूट, किसी भी स्टैट्यूट में मेंशन नहीं है। एक बार जितेंद्र जी, दैट आई हैव टू चेक, है ना, प्रेजेंट कंडीशन नहीं पढ़ी मैंने, लेकिन पहले की कंडीशन जरूर पढ़ी है, क्योंकि पहले की कंडीशन हमारे लॉ में कहीं ना कहीं यहाँ पर रेलिवेंट हो जाती हैं। तो एक बार जितेंद्र जी मैं चेक कर लूंगा उस चीज को अबाउट इट, है ना, आई लेट यू नो अबाउट इट। ठीक है, तो कॉमन लॉ इज अ लॉ विच इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस एंड विच इज नॉट रिटन, विच इज नॉट मेंशन्ड इन स्टैट्यूट। इसी वजह से यहाँ पर जो सेलमेंट है वो ये कह रहे हैं कि टॉर्ट जो एक सिविल रॉन्ग है और जिसकी रेमेडी हमें कॉमन लॉ प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि कभी कहीं भी टॉर्ट जो है कोडिफाई नहीं करा गया, कभी भी उसे स्टैट्यूट नहीं बनाया गया, उसे कभी भी कानून नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी एक सिविल रॉन्ग है और जिसकी रेमेडी हमें कॉमन लॉ प्रोवाइड कर रहा है, कॉमन कोर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, किसी को पता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? दो तरह के डैमेज होते हैं, एक अनलिक्विडेटेड होते हैं, एक लिक्विडेटेड होते हैं। समवन नोज और नॉट? किसी का आईसीए हुआ है तो पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया फिर भी नहीं पता तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत की बात है ना। चलो यहाँ प्रगति जी ने जवाब दिया विच आर नॉट प्री डिटरमाइंड, बहुत शानदार। जितेंद्र जी ने कहा नॉट फिक्स्ड डैमेजेस, ठीक है ना। तो नॉट प्री डिटरमाइंड बिल्कुल सही यहाँ पर टर्म। जैसे इसका एग्जांपल हम पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, आईसीए के अंदर, जिसमें एक हमारा सेक्शन है 73 और एक सेक्शन है 74। दोनों चीजें क्या बात कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है या ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट होता है किस बारे में कि 1 फरवरी 2025 को यहां पर बी जो है ए को सप्लाई करेगा 1000 kg या फिर 1 लाख kg कर लेते हैं, 1000 kg से तो क्या ही होगा, 1 लाख kg वीट, गेहूं जो है 1 लाख किलो जो है यहां पर 1 फरवरी को दिया जाएगा बी द्वारा ए को। और अगर 1 फरवरी को बी यहां पर 1 लाख किलो गेहूं नहीं दे पाता, उस कंडीशन में इसे यहां पर डैमेजेस देने पड़ेंगे। कितने? 1 लाख रुपए। यहां पर 1 लाख रुपए यहां पर उसे डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो ये जो 1 लाख रुपए डैमेजेस हैं, निर्धारित हैं, ये बात कर रहा है सेक्शन 74, जहां पर पहले से हमने डिसाइड कर दिया दैट इन अ केस व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड द कंपनसेशन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस इज प्री डिटरमाइंड। पहले से डिटरमाइंड है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो यहां पर इतने रुपए का आपको यहां पर नुकसान, कंपनसेशन जो है, डैमेजेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। यहां पर सेक्शन 74 ऑफ आईसीए बात कर रहा है कि आप डैमेजेस लिक्विड कर सकते हो, मतलब प्री डिटरमाइन कर सकते हो, पहले से डिसाइड कर सकते हो कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप यहां पर अमाउंट डिसाइड कर लो। सिमिलरली यहां पर सेक्शन 73 जो है वो बात करता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की। ये हो गए लिक्विडेटेड, जहां पर हमने पहले से डिसाइड कर लिया, लिक्विड कर लिया कि इतने रुपए का नुकसान होगा मुझे, इतने आपको पे करने पड़ेंगे। ये यहां पर बात कर रहा है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कौन से हैं? जहां पर हमने
पहले से ये डिसाइड नहीं करा, जहां पर हमने पहले से ये डिसाइड नहीं करा कि अगर 1 फरवरी को 1 लाख किलो गेहूं यहां पर बी नहीं दे पाता ए को, तो कितने डैमेजेस, कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये हमने पहले से डिसाइड नहीं करा। इन दैट केस द डैमेजेस आर अनलिक्विडेटेड। उस कंडीशन में यहां पर डैमेजेस हो जाएंगे अनलिक्विडेटेड। उस कंडीशन में यहां पर डैमेजेस हो जाएंगे नॉट प्री डिटरमाइंड या नॉट प्री डिसाइडेड, आपस में यहां पर डिसाइड नहीं करा। तो टॉट के अंदर मैंने बी को चपत मारा, क्या बी को पता था कि मैं उसे चपत मारने वाला हूं, जो हम दोनों के बीच में पहले डिसाइड कर दिया हो कि मैंने अगर बी को चपत मारा तो मुझे 1 लाख रुपया देगा? क्या यहां पर पहले से मैंने बी को चपत मारा, क्या पहले से मैंने और बी ने डिसाइड कर रखा था कि अगर मैंने यहां पर उसे चपत मारा तो मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा? क्या ऐसा डिसाइडेड था? नहीं था। फॉर एग्जाम्पल था, हम दोनों के बीच में डिसाइडेड था कि अगर मैं बी को चपत मारूंगा तो मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा। तो क्या ये टॉट हो जाएगा? तो ये टॉट की डेफिनेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा? इन दैट केस ये टॉट की डेफिनेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा? भाई चपत मारा है ना, असॉल्ट करा है, बैटरी करी है, और यहां पर अगर मैं चपत मारूंगा तो यहां पर मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ये हमने डिसाइड कर रखा है। तो ये टॉट की डेफिनेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो इसे भी डिस्कस करेंगे। इस डेफिनेशन खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी आपको कॉमन लॉ के अंदर मिलेगी और जिसके एवज में, जिसके चलते आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे जो पहले से डिसाइडेड नहीं है वो। ठीक है, अभी बताऊंगा उज्जवल उसका क्या है। एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और एनी अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। या वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, या कोई और इक्विटेबल ऑब्लिगेशन को ब्रीच नहीं कर रहा। मतलब एक ऐसा सिविल रॉन्ग जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए हैं और जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। कुल मिलाकर सेटलमेंट की डेफिनेशन भी क्या कह रही है हमें कि यहां पर टॉट क्या होगा? टॉट क्या होगा? पहली बात, एक सिविल रॉन्ग होना चाहिए, ये तो हर डेफिनेशन ही कह रही है, एक सिविल रॉन्ग होना चाहिए। दूसरी बात, यहां पर टॉट सेटलमेंट की डेफिनेशन ये कह रही है उसकी रेमेडी मिलेगी हमें कॉमन लॉ के अंदर। फिर यहां पर तीसरी बात कह रही जा रही है कि यहां पर जो मिलेंगे आपको मिलेंगे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। आपको मिलेंगे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। एंड चौथी बात जो यहां पर लिमिटेशन से कॉमन है कि वो इट शुड नॉट बी फर्स्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सेटलमेंट की डेफिनेशन ये कह रही है कि ना ही तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ना ही वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने ए से यहां पर संविदा करी कि मैं जैसे ही उसे चपत मारूंगा, कॉन्ट्रैक्ट करा कि जैसे अगर मैंने उसे चपत मारा तो मैं उसे 1 लाख रुपया दूंगा, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इट विल बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट वोंट बी अ टॉट। अगर मैंने पहले से ए से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अगर मैं ए को चपत मारता हूं तो उस कंडीशन में उसे 1 लाख रुपया दूंगा, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मैंने यहाँ पर ऑफर करा, उसने एक्सेप्ट करा, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। मैंने ऑफर करा कि अगर मैं तुम्हें चपत मारता हूं तो तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, उसने एक्सेप्ट करा कि हाँ ठीक है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर तो वो टॉट की डेफिनेशन में ही रहा। इस वजह से यहां पर जो टॉट है वो एक्सक्लूसिव रखा जा रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से
एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, क्योंकि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वहां पर तो पहले से ही हमारे लीगल ऑब्लिगेशन, हमारे अधिकार जो है वो डिसाइड हो चुके हैं। जो भी हमारे अधिकार थे, जो भी हमारी ऑब्लिगेशंस थी वो डिसाइड हो चुकी हैं। दैट्स वाई यहां पर उसे हर डेफिनेशन में बाहर करा जा रहा है। दैट्स वाई उसे हर डेफिनेशन में बाहर करा जा रहा है। जो हमारी लिमिटेशन एक्ट की डेफिनेशन है वो भी टॉर्ट को कह रही है कि विच इज एक्सक्लूसिव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो जो यहां पर वॉइस इशू, चलिए अब देखिएगा बेहतर हुई क्या साउंड, अब बेहतर हुई। है ना, इस वजह से यहां पर जो ए और बी के बीच में, मेरे और ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर मैं उसे चपत मारूंगा तो 1 लाख रुपए दूंगा, वो टॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे फिर तो राइट निर्धारित हो गए कॉन्ट्रैक्ट के चलते हुए। अगर यहाँ पर डेफिनेशन समझ में आ गई सेटलमेंट की पूरी तो वाई लिख देंगे, फिर आगे चलेंगे। डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन टॉर्ट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है डेफिनेशन समझनी। जल्दी से सब बच्चे यस लिख देंगे अगर समझ में आ गई, कोई डाउट है तो एन लिख देंगे और पूछ लेंगे, है ना। चलो आ गई सबको। एक बार डेफिनेशन से पहले यहाँ पर एक और बात थी जो थोड़ी सी डिस्कस करनी थी मुझे। जहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ टॉर्ट था, वैसे मैंने दे दिया लेकिन पूछ लिया जाता है कई बार, जो पहली लाइन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार प्रीति जी लिख दीजिए, अगर डाउट है तो एक बार बता दीजिएगा, है ना। सर टॉर्ट की बुक लेनी होगी, मेरे हिसाब से तो नहीं है दिव्यांशु, बिल्कुल भी, है ना। बहुत सही आदित्य, बहुत सही, बढ़िया, है ना। चलिए अगर डाउट है तो एक बार बेटा लिख देना प्रीति, है ना। चलो क्या कह रहा है यहाँ पर, लैटिन टर्म टॉट वर्ड कहाँ से आया, टॉट का ओरिजिन कहाँ से, वर्ड जो है टॉट हम क्यों बोल रहे हैं, ये सवाल प्री में बहुत बार पूछा जा चुका। जहां पर भी टॉट आता है ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि टॉट का वर्ड जो है यहाँ पर कहाँ से आया। तो इस वर्ड का यहाँ पर जो ओरिजिन हमें देखने को मिलता है वो मिलता है एक लैटिन वर्ड से, जो लैटिन वर्ड है टॉटरम, टॉटरम, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट, टू ट्विस्ट। डायरेक्टली बिहार के अंदर ये सवाल भी आया हुआ है कि टॉटरम का मतलब क्या है या टॉट का मतलब क्या है, तो टॉट का मतलब टू ट्विस्ट है, टू ट्विस्ट। अब टू ट्विस्ट आप कहेंगे कि ये कैसे है, तो टू ट्विस्ट का मतलब यहां पर क्या हो गया, विच इज नॉट स्ट्रेट, जो सीधा नहीं है या फिर लॉफुल नहीं है, या फिर यहां पर जो क्रुकेड है, अनलॉफुल है, या सिंपल सी भाषा में यहां पर हम कह सकते हैं कि जो गलत है, जो यहां पर गलत है, विच इज रॉन्ग, विच इज वी कैन से इट इज इक्वलेंट टू रॉन्ग। तो अगर आपके पास ऑप्शन आता है द वर्ड टॉट लिटरली मीन्स ऑप्शन ए टू ट्विस्ट, ऑप्शन बी रॉन्ग, ऑप्शन सी crooked, ऑप्शन डी अनलॉफुल, व्हाट विल बी योर राइट आंसर। उस कंडीशन में आपका सही जवाब क्या होगा, टॉट का मतलब क्या है, ऑप्शन ए टू ट्विस्ट, ऑप्शन बी रॉन्ग, ऑप्शन सी अनलॉफुल, ऑप्शन डी ट्विस्टेड। चलिए ये कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सवाल पूछा स्पेसिफिकली। अभी भी जवाब मिक्स है बेटा, टॉट का मतलब है टू ट्विस्ट, सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। यहाँ पर ट्विस्ट का मतलब जो है वो रॉन्ग हो जा रहा है, ये हो जा रहे हैं अनलॉफुल, नॉट स्ट्रेट, रॉन्ग, ये सब हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर टॉट का मतलब जो है वो सीधी सी बात है टू ट्विस्ट है ना। यहाँ पर टॉट का सीधा सा मतलब अगर मैं कहूं तो एक है टू ट्विस्ट, मोड़ना, है ना। उसके मोड़ने के अलग अलग अर्थ हैं जो गलत हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ और हो सकते हैं, अवैध हो सकते हैं, लॉफुल हो सकते हैं।
ये सवाल कंफ्यूजिंग होता है एग्जाम में, इसकी वजह से मैंने स्पेसिफिकली बताया टॉट का सीधा सा मतलब है टू ट्विस्ट। अगर ऑप्शन में टू ट्विस्ट है, द राइट आंसर विल बी टू ट्विस्ट, चाहे कुछ भी दे रखा हो, चाहे कुछ भी दे रखा हो। टॉट का सीधा मतलब डायरेक्ट मीनिंग टू ट्विस्ट होता है ना। तो ये चीज याद रखेंगे। प्रीति जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो और बच्चे हिंदी वाले थे उन्हें भी, ठीक है, बाइलिंगुअल है यहाँ पर जो पीपीटी है। अब यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन है लिखने के लिए, अगर कभी टॉट का थोड़ा सा लिखने को आ जाए 15-20 नंबर में, जैसे जो झारखंड स्टेट है वहां पर क्वेश्चन जो है थोड़े ज्यादा नंबर के आते हैं, यूपी वगैरह में ज्यादा नंबर के नहीं आते, बिहार में भी ज्यादा नंबर के आ जाते हैं, और बिहार इज अ स्टेट जहां पर आप कॉपी भर कर आते हो, आपको भर भर के लिखना होता है। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कानून के बारे में, और जहां पर बेसिक बातें लिखी हैं कि इंडिया के अंदर टॉट लिटिगेशन बहुत कम है, कभी कोडिफाई नहीं हुआ, एडवोकेट जो है टॉट पढ़ते नहीं है, यहाँ पर जल्दी से टॉट के क्वेश्चन एग्जाम में भले ही आ रहे हैं, लेकिन जब आप जज बन जाएंगे वहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर जजेस को भी अवेयरनेस नहीं है खुद, और यहाँ पर जो एडवोकेट्स हैं उन्हें भी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। जहां पर जो इंडियन टॉट, जो टॉट ऑफ लॉ है, इंडिया का जो लॉ ऑफ टॉट्स है, वो इंग्लिश कॉमन लॉ ऑफ टॉट्स पर ही बेस है, जो इंग्लिश कॉमन लॉ है उसके हिसाब से बेस है, और इंडियन लॉ ने अपने हिसाब से जो है उसे अप्लाई कर लिया। और कंप्लीट तरीके से अगर मैं कहूँ तो इंडियन जो टॉट है वो कंप्लीटली बेस्ड है कॉमन लॉ ऑफ टॉट पर, या फिर ब्रिटेन के टॉट पर। इंडिया में कोई ऐसा रूल ज्यादा जनरेट हुए नहीं है, बस एक रूल हमें देखने को मिलेगा, रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जो भारतीय इनोवेशन है, इंडियन इनोवेशन है। उसके अलावा हमें यहाँ पर ऐसा कोई वो देखने को नहीं मिल रहा कि इंडियन टॉट अलग है या फिर इंटरनेशनल टॉट अलग है। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में अप्लाई करेंगे LLM के लिए, तो वहां पर टॉट आएगा और वो यही टॉट होगा, है ना। वहां पर थोड़े से और एक्सट्रैक्ट दे रखे होंगे जो टॉट के चलते उन्होंने पास कर दिए। चलिए, एक और डेफिनेशन दी गई, जो दी गई विनफील्ड की, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर एग्जाम में लिख कर आना है तो बेटा तीनों ही लिख कर आनी है, कोशिश कर तीनों याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो इसेंशियल्स हैं उससे याद कर लेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। टॉर्टियस लायबिलिटी from a breach of duty arises from a breach of duty primarily fixed by law। टॉट लायबिलिटी कब अराइज होती है, लॉ ऑफ टॉट कब प्ले में आता है, कब हमें यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है, जब कोई ड्यूटी ब्रीच होती है जो लॉ ने फिक्स करी थी। यहां पर कोई ड्यूटी ब्रीच हुई जो यहां पर लॉ ने फिक्स करी थी। अब विनफील्ड की डेफिनेशन देखोगे आप, तो यहां पर हमारे भारतीय टॉट में जो डेफिनेशन दे रखी है, लिमिटेशन एक्ट में दे रखी है, उससे बहुत अलग है, क्योंकि विनफील्ड की डेफिनेशन बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थी, बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थी। यहां पर क्लियरली चीजें मेंशन नहीं हो रही थी। यहां पर सिंपली उसने ये बात बोली कि कोई ऐसी ड्यूटी जो प्राइमरली, जो लॉ ने फिक्स करी है, प्राइमरली क्या लॉ ने फिक्स करी है, उसका ब्रीच हुआ है, तो उसे हम टॉट बोलेंगे। अरे यार, कॉन्ट्रैक्ट भी तो एक तरीके से लॉ ने फिक्स करी ड्यूटी, है ना, उसका ब्रीच हुआ, तो फिर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही। This duty is toward person generally and its breach is redressable by an action of unliquidated damages। तो यहाँ पर विनफील्ड भी बात कर रहे हैं कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हो जाएंगे। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंशिएट ऐसे कर रहे हैं कि वहां पर लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। सर सूट में कोई सेक्शन मेंशन नहीं किया जाता, फिर बेटा टॉट के सूट में तो सेक्शन आप मेंशन कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि सेक्शन कोई है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आप लगा सकते हो, जैसे डेफेमेशन हुआ। मैं एक टॉट का एग्जांपल देता हूँ कि भारत में टॉट जो है यूज होता है, कैसे यूज होता है। हम यहाँ पर अखबारों में खबर पढ़ते हैं कि राहुल गांधी ने PM नरेंद्र मोदी या भाजपा किसी नेता के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का डेफेमेशन सूट फाइल कर दिया। कहाँ फाइल करा है? वो टॉट के अंदर करा है। क्या सिविल डेफेमेशन किसी भी कानून में आपको दिख रहा है? क्या सिविल डेफेमेशन किसी भी कानून में दिख रहा है आपको? नहीं दिखता, है ना। तो इसका मतलब कहां पर हुआ है? वो टॉट के अंदर हुआ है। तो कुछ चीजें जो हैं सॉरी कुछ लॉ जो हैं टॉट के अंदर, स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हैं वो रेलिवेंट हो जाते हैं, वो इंडियन कोर्ट्स में यूज हो रहे हैं टॉट के अंदर, लेकिन सारे टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा, वो नेग्लिजेंस के अंदर बताऊंगा, है ना। आपने शायद नाम अलग लिख रखा है पांडे जी, वो मैं नेग्लिजेंस के अंदर बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। लॉ ऑफ टॉट्स और टॉट के अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो जब नेग्लिजेंस आएगा तो दोनों के क्या विचार थे, विनफील्ड के क्या थे, सेलमेंट के क्या थे, जब नेग्लिजेंस पढ़ूंगा उसके अंदर करूंगा। बड़ी शानदार टॉपिक है नेग्लिजेंस, वो करेंगे अपना, मजेदार टॉपिक है, ठीक है, उसमें बताऊंगा 100%। चलिए, तो डेफिनेशन से हमें क्या निकल कर आता है?
यहाँ पर अगर क्री प्रोविजन अगर हम देखें तो टॉट जो एक सिविल रॉन्ग है, और साथ ही साथ यहाँ पर अपना अगर आपका दूसरा कोई नाम है तो बेटा बता दो, ये वाला नाम है मेरा, है ना, मैं याद कर लूंगा। और अगर यही नाम है तो एक बार प्रोनाउंसिएशन भी मुझे बता सकते हैं, मैं गलत नहीं बोलना चाहता। MACT केसेस आर ऑल्सो एक्सेप्शन ऑफ टॉट, नेग्लिजेंस के अंदर उसे देखेंगे जिस आदित्य जी, है ना। अच्छा, बहुत शानदार नाम है, वेरी यूनिक नेम। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, टॉट जो है एक सिविल रॉन्ग है, और साथ ही साथ यहाँ पर हर सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होता, जिसका हमने एग्जांपल देखा भी कि यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है और जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो यहाँ पर टॉट नहीं होते। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थे, लेकिन यहाँ पर सवाल आता है हमारा कि डिफरेंस क्या है टॉट के अंदर और क्राइम के अंदर, यहाँ पर BNS के अंदर या फिर टॉट के अंदर, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको यहाँ पर स्लैप करा गया है ना, चपत मारा गया, तो दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पर दोनों रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर कि आप जो है दूसरे व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं, और एक रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है आपको कि आप जो है यहाँ पर पैसे ले सकते हैं। पहला डिफरेंस तो ये हमें दिख ही रहा है। दूसरा डिफरेंस अगर मैं करना चाहूँ, चलो इसे हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस अगर मैं सोचूं जितना मैंने अभी पढ़ा, तो दूसरा डिफरेंस मुझे दिख रहा है कि जो लॉ ऑफ क्राइम्स है वो कहीं ना कहीं कोडिफाइड है, वो स्टैट्यूटरी लॉ है, वहां पर स्टैट्यूट्स दिख रहे हैं। लेकिन इवन इन इंडिया यहाँ पर जो हमारा टॉट है उसके अंदर वो डिफाइंड तो है नहीं, वो स्टैट्यूट तो है नहीं, है ना, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है नहीं, तो ये डिफरेंस दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने क्या बताता हूँ खुद भूल गया, लेकिन बता देता हूँ चलो दोबारा से। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या बोला था मैंने। पहला पॉइंट ये था कि यहाँ पर हम टॉट के अंदर लेने जा रहे हैं पैसा, डैमेजेस हमारा यहाँ पर उद्देश्य है। क्राइम्स के अंदर हमारा उद्देश्य क्या है कि हम उसे पनिश करवा सकें, क्राइम्स के अंदर हमारा उद्देश्य क्या है कि हम उसे पनिश करवा सकें, तो हमने ये चीज समझी। फिर दूसरी बात हमें समझ में आती है कि एक चीज जो है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, एक चीज जो है ये वो यहाँ पर टॉट भी हो सकती है और वो क्राइम भी हो सकती है। एक चीज, एक ही चीज, जैसे किसी को चपत मारना, यहाँ पर वो क्राइम भी हो सकती है और वो यहाँ पर क्या हो सकती है, वो यहाँ पर टॉट भी हो सकती है। मतलब अगर किसी ने आपको चपत मारा तो आप यहाँ पर उससे पैसे ले सकते हैं टॉट के अंदर, और यहाँ पर उसे जेल भिजवा सकते हैं IPC या BNS के अंदर, ठीक है। चलो डिफरेंस देखते हैं, एग्जाम के अंदर आता है 5-5 नंबर 10-10 नंबर में लिखने होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड क्राइम। वीडियो एंड ऑडियो में ऑडियो पहले आता है, वीडियो अटकती है बाद में। मेरे ख्याल से उज्जवल जी एक बार क्लास बंद करके खोलेंगे तो सही हो जाएगा, वो नेटवर्क इशू है इसका मतलब, आपकी ज्यादा कैच नहीं कर पा रही है ना। आई थिंक ये होना चाहिए, एक बार क्लास बंद करके खोलोगे ना तो फिर वो जो बग है, जो वो डिफरेंशिएटिंग क्रिएट हो गया, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट छोड़ देते हैं, पहला पॉइंट ठीक से डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि आपका BNS हुआ या नहीं हुआ। लेकिन दूसरा पॉइंट बहुत बेसिक पॉइंट है, यहाँ पर अगर आपको टॉट में जाना है, टॉट यहाँ पर अगर किसी ने आपको स्लैप करा है, आपको उससे पैसे चाहिए, तो आप जाओगे यहाँ पर सिविल कोर्ट में। लेकिन अगर आपको वहीं पर IPC के अंदर जाना है तो आप कहाँ जाओगे, एक क्रिमिनल कोर्ट में जाओगे। तो BNS के अंदर, अच्छा सबके में आ रहा है, ठीक है, लेट्स चेक। आदित्य जी जवाब दूंगा इसका मैं, है ना। एक बार मैं चेक करवा लेता हूँ, अगर ऐसा इशू आ रहा तो मजा नहीं आएगा, या तो मैं ही रिफ्रेश कर लेता हूँ। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, आप दोबारा से ज्वाइन कर लेना क्लास, है ना। रिफ्रेश करूंगा तो थोड़ा सही हो जाएगा मेरे हिसाब से, यहाँ से कुछ वैसा दिक्कत बग में हो गया। एक बार रिज्वाइन करिएगा क्लास, मैं वेट करूंगा 2 मिनट, फिर करेंगे, ठीक है।
विजिबल हूं मैं, ऑडिबल हूं? है ना? चलो 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 चलो, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, चलिए। तो सबसे बेसिक पॉइंट जो बहुत ऑब्वियस भी था हमारे लिए, कि अगर मुझे टॉर्ट के अंदर केस फाइल करना है तो मैं यहाँ पर सिविल कोर्ट में जाऊंगा। अगर मुझे यहाँ पर बीएनएस के अंदर अपना क्रिमिनल राइट जो है उसको यहाँ पर एनफोर्स कराना है तो मैं क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जाऊंगा। चलो, फिर यहाँ पर एक बार ये बताओ, किसी का आईपीसी हुआ हुआ है, बीएनएस हुआ हुआ है क्या किसी का? कुछ, क्योंकि कई सारे बैच के बच्चे मेरे ख्याल से इसमें हैं, तो हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ? हुआ हुआ है, सभी का हुआ हुआ है। किसी का नहीं हुआ हुआ तो वो बता दो एन। नहीं हुआ हुआ तो एन लिख देना। अगर हो गया किसी का, सबका ही हो गया, बीएनएस डन, सबका ही डन है। अच्छा प्रवीण, कुछ बच्चों का नहीं हुआ, मतलब कुछ बैच के बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ, काफी सारे बच्चों का हुआ हुआ है। ठीक है, बढ़िया। चलो फिर तो मजा आएगा पढ़ाने में, है ना, और थोड़ा डेप्थ में जा सकते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर? थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पे आऊंगा दोबारा मैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर? टॉर्ट के अंदर जो रॉन्ग डूअर है वो कंपनसेट करता है जिस पार्टी ने यहाँ पर गलत करा है, जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है उसको। जैसे यहाँ पर मैंने ए को चपत मारा, ए कोर्ट में गया, ए ने वहां मुझसे कहा कि 10,000 रुपए देने पड़ेंगे इस चपत के बदले, मैंने 10,000 रुपए पे करे तो मैं उसे यहाँ पर पे कर रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड, क्राइम में रॉन्ग डूअर जो है वो यहाँ पर पनिश हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर एक को चपत मारा, वो आईपीसी के अंदर केस फाइल करता है तो मुझे यहाँ पर जेल होगी। इन दैट केस यहाँ पर मुझे जेल होगी। तो इन क्राइम्स द रॉन्ग डूअर इज पनिश्ड बाय द स्टेट। इस कंडीशन में यहाँ पर रॉन्ग डूअर जो है वो पनिश होगा, है ना। फिर जनरली अगर मैं टॉर्ट की बात करूं तो यहाँ पर केस कौन फाइल करता है? जो इंजर्ड पर्सन है या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कर सकता है। जो सिविल केस में हमें हर जगह देखने को मिलता ही है कि यहाँ पर इंजर्ड पर्सन कर सकता है या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। लेकिन इन क्राइम्स यहाँ पर वारंट केस जब होते हैं, यहाँ पर जब कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल होता है, यहाँ पर चाहे समन केस होता है, तो यहाँ पर हम एक एफआईआर दर्ज कराते हैं या एनसीआर दर्ज कराते हैं और वहां पर पुलिस जो एविडेंस गैदर करती है, इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग जो होता है, जनरली क्या होता है यहाँ पर इनिशिएट स्टेट करती है। स्टेट हमें यहाँ पर विक्टिम को एक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइड करती है, जहां पर स्टेट का काम होता है उस रॉन्ग डूअर को पनिश करवाना। एक्सेप्शन हो सकता है इसका, बीएनएस जिन्होंने पढ़ा है कि कंप्लेंट केस में यहाँ पर प्राइवेट इनिशिएशन हो रहा है, जनरली बात हो रही है, तो यहाँ पर इन क्राइम्स जनरली वर्ड ऐड कर सकते हो, करना चाहो तो, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इन क्राइम्स स्टेट इनिशिएट्स प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। यहाँ पर क्राइम के अंदर